Hello friends, good morning. Welcome to our channel Target with Lalan Sharma. Today we will discuss about stress strain curve. तो विद्यार्थी हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप इससे पहले वाला वीडियो देख कर आए होंगे। अगर देख कर आए होंगे तो भगवान कसम जादू होगा। आइए देखते हैं क्वालिटी ऑफ कंसेप्ट। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, इसमें एक वायर है विद्यार्थी, इस पे लोड को हम लोग इंक्रीज करते हैं तो उसका बिहेवियर हम ग्राफ के माध्यम से दिखाए हैं। तो बिहेवियर ऑफ ए वायर अंडर इंक्रीजिंग लोड। तो ग्राफ में एक्स एक्सिस पर हम स्ट्रेन को रिप्रेजेंट किए हैं और वाई एक्सिस में स्ट्रेस को रिप्रेजेंट किए हैं। ग्राफ का ओ से ए तक स्ट्रेट लाइन है और ए तक कहा जाता है प्रोपोर्शनल लिमिट। मतलब यहाँ पर स्ट्रेस और स्ट्रेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यहाँ पर हुक्स का नियम पालन होता है। तो यहाँ लिखा है देखिए, प्रोपोर्शनल लिमिट ए अप टू द पॉइंट ए स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन एंड द वायर ओबेज हुक्स लॉ। तो हम समझते हैं ओ से ए तक का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब लोड को इंक्रीज करते हैं, ग्राफ ए से बी तक जाता है तो ए से बी तक कहा जाता है स्ट्रेस स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होता और पॉइंट बी को कहा जाता है इलास्टिक लिमिट। मतलब पॉइंट बी पर अगर लोड को हम लोग रिमूव कर देते हैं तो वायर जो है अपने इनिशियल शेप एंड साइज में वापस आ जाता है। ध्यान दें, तो पॉइंट बी को कहा जाता है क्या, इलास्टिक लिमिट। अब इससे रिलेटेड थोड़ा सा कंसेप्ट देख लें। इलास्टिक लिमिट बी इन द रीजन ए बी the wire does not obey Hooke's law but it regains the original configuration when load is removed। मतलब पॉइंट बी तक अगर आप लोड को रिमूव कर देते हैं तो वो अपने ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन में, ओरिजिनल शेप एंड साइज में वापस आ जाता है। यस, अब ओ से बी तक का जो वायर है ये इलास्टिक जोन में है, इलास्टिक रीजन में है और बी के परे वो प्लास्टिक जोन, प्लास्टिक रीजन में कहा जाता है। अब पॉइंट बी से परे स्ट्रेन बहुत तेजी से इंक्रीज करता है और अगर एक पॉइंट सी पे यहाँ पे ले लेते हैं हम लोग तो ये तो वैसा व्यवहार करता है जैसे छोटे भाई का चप्पल है, बड़े भाई ने पहन लिया, फिर दोबारा जब छोटा भाई पहनता है तो उसे ढीला हो जाता है, उसमें परमानेंट स्ट्रेन आ जाता है। तो सी पॉइंट वही दर्शाता है, मतलब आगे जो है स्ट्रेन जो है बहुत ज्यादा होगा। तो यहां पे देख लीजिए, इफ वायर इज स्ट्रेस बियॉन्ड बी, बी के बाद भी अगर वायर को खींचा जा रहा है, स्ट्रेस किया जा रहा है, द स्ट्रेन इंक्रीज मच मोर रैपिडली एंड इफ स्ट्रेचिंग फोर्स इज रिमूव्ड द वायर डज नॉट कम बैक टू इट्स नेचुरल लेंथ। मतलब बी के परे अगर स्ट्रेचिंग फोर्स हम लगाते हैं तो स्ट्रेन रैपिडली, बहुत तेजी से स्ट्रेन होता है और अगर लोड को या स्ट्रेचिंग फोर्स को हम हटा लें तो भी अपने इनिशियल शेप एंड साइज में वापस नहीं आ पाता है। इसके बाद यहाँ बोर्ड पर लिखा तो नहीं, इसके बाद अभी लिखेंगे लेकिन समझ लिया जाए ग्राफ में। उसके बाद पॉइंट डी पे पहुंचता है जिसे ब्रेकिंग स्ट्रेस कहते हैं। यहाँ पर स्ट्रेस की वैल्यू मैक्सिमम हो जाती है और यहाँ तक वायर टूटता नहीं है। पॉइंट डी तक वायर जो है लोड को या स्ट्रेचिंग फोर्स को बियर कर लेता है, वहां तक टूटता नहीं है। डी के बाद जो है वायर का लेंथ स्वतः ही इंक्रीज करने लगता है और पॉइंट ई पर पहुंचते पहुंचते टूट जाता है। तो आप इसे कॉपी कर लीजिए, इससे रिलेटेड कुछ और जानकारी हम अभी लिख रहे हैं तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ विद्यार्थी, ग्राफ से रिलेटेड आगे के कॉन्सेप्ट को देखा जाए। ब्रेकिंग स्ट्रेस डी, तो यहां पे देखिए डी में ग्राफ की स्टडी बाकी रह गया था। तो पॉइंट डी को विद्यार्थी एमसी मैरी कॉम फिल्म के डायलॉग की सहायता से भी समझ सकते हैं, किसी को इतना ना डराओ कि डर ही खत्म हो जाए। तो ये पी पॉइंट है, यहां पर जो है स्ट्रेस का मान मैक्सिमम हो जाता है। तो यहाँ पे देख लिया जाए, ब्रेकिंग स्ट्रेस डी, द मैक्सिमम स्ट्रेस दैट द मटेरियल कैन स्टैंड विदाउट ब्रेकिंग इज कॉल्ड ब्रेकिंग स्ट्रेस।
ब्रेकिंग स्ट्रेस डिपेंड्स ऑन नेचुरल लेंथ, टेम्परेचर एंड इम्प्योरिटी। टेम्परेचर अगर ज्यादा रहेगा तो ब्रेकिंग स्ट्रेस का मान जो है कम रहेगा, ये चीज ध्यान देना है। तो ब्रेकिंग स्ट्रेस जो है इन तीन चीजों पर डिपेंड करता है। इस पे एक क्वेश्चन भी आया है, हम अभी देते हैं आपको। फिर इंडिपेंडेंस ऑफ ब्रेकिंग स्ट्रेस, ब्रेकिंग स्ट्रेस किस पर डिपेंड नहीं करता है, ये भी क्वेश्चन आया है। क्रॉस सेक्शनल एरिया और दूसरा है अप्लाइड फोर्स। तो पॉइंट डी पर जो है बियर करने की अंतिम क्षमता होती है, तो वो क्रॉस सेक्शनल एरिया पर क्यों डिपेंड करेगा, अप्लाइड फोर्स पर क्यों डिपेंड करेगा, उससे कोई लेना देना नहीं है। हाँ, ब्रेकिंग पॉइंट ई पर तो बी के परे तो वायर का लेंथ जो है स्वतः इंक्रीज करने लगता है और पॉइंट ई पर पहुंचते टूट जाता है। तो वही लिखा है ब्रेकिंग पॉइंट ई, द पॉइंट इन द ग्राफ वेयर द वायर ब्रेक्स। तो ई पर क्या हो जाता है, वायर ब्रेक्स हो जाता है, इसीलिए उसे कहा जाता है ब्रेकिंग पॉइंट ई। कुछ और ग्राफ से रिलेटेड बातें समझ लिया जाए। इफ प्लास्टिक रीजन इज लार्ज देन मटेरियल विल बी डक्टाइल। ध्यान दें, अगर किसी वायर में जो है प्लास्टिक रीजन बहुत ज्यादा है, जो प्लास्टिक रीजन का हमने ग्राफ में दिखाया था वो बहुत ज्यादा है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, डक्टाइल कहेंगे। और अगर किसी वायर में प्लास्टिक रीजन कम है तो उसे ब्रिटाइल कहेंगे। यहां पे देखा जाए, इफ प्लास्टिक रीजन इज स्मॉल देन मटेरियल विल बी ब्रिटाइल। तो किसी वायर के लिए प्लास्टिक रीजन ज्यादा होता है, किसी वायर के लिए कम होता है। अगर ग्राफ के माध्यम से न्यूमेरिकल बनाया जाए तो आप जो है इसको आसानी से बता पाएंगे कि कौन डक्टाइल है, कौन ब्रिटाइल है। ध्यान दें, लास्ट पॉइंट क्लियर किया जाए। फॉर सम मटेरियल इलास्टिक रीजन इज वेरी लार्ज एंड मटेरियल डज नॉट ओबे हुक्स लॉ, ओबे मोस्ट ऑफ द रीजन, देयर आर कॉल्ड इलास्टोमर्स। एग्जाम्पल रबर। रबर का वायर है विद्यार्थी, तो ये बहुत ज्यादा लेंथ इंक्रीज कर जाता है, तो रबर को इलास्टोमर कहा जाता है। ध्यान दें, ये हुक्स लॉ के कंसेप्ट को फॉलो नहीं करता है। और रबर के लिए या जिसमें इलास्टिक रीजन बहुत लार्ज है, उसका स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व इस टाइप से ग्राफ कहीं पे रहेगा, उसी पे आपको करेक्ट करना है। तो हाँ विद्यार्थी, आप इसे कॉपी कर लीजिए। तो ग्राफ से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल को हम सॉल्व करते हैं। हाँ विद्यार्थी, क्वेश्चन देखा जाए, द ब्रेकिंग स्ट्रेस ऑफ ए वायर डिपेंड्स अपॉन, एम्स 2002 में क्वेश्चन आया है, लेंथ ऑफ द वायर, रेडियस ऑफ द वायर, मटेरियल ऑफ द वायर, शेप ऑफ द क्रॉस सेक्शन। तो अभी हम लोग थ्योरी पढ़े हैं, तो थ्योरी के तहत आपका हो रहा है मटेरियल ऑफ द वायर। तो द ब्रेकिंग स्ट्रेस ऑफ ए वायर डिपेंड्स अपॉन मटेरियल ऑफ द वायर। ध्यान दें, एक और क्वेश्चन यहां पे देखा जाए, द स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ फॉर वायर्स ऑफ टू मटेरियल ए एंड बी आर एज शोन इन द फिगर इफ YA एंड YB आर द यंग्स मॉडुलस ऑफ द मटेरियल्स देन। तो ये ग्राफ दिया हुआ है, ये ऑप्शन दिया हुआ है। तो हम जानते हैं y इक्वल टू tan थीटा। इस कंसेप्ट से हम लोग ये प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएंगे। तो यहां लिखेंगे YA अपॉन YB इज इक्वल टू tan A वाले का ग्राफ का एंगल कितना दिया है, 60, tan 60 अपॉन tan 30। यस, तो tan 60 होता है √3 और tan 30 होता है 1 अपॉन √3। तो √3 ऊपर जाएगा, √3 हो जाएगा 3 अपॉन 1। तो ये प्रोडक्ट करें, देखिए, तो ये हो जाएगा YA इक्वल टू 3YB, ये ग्राफ। तो इस आधार पे आपका ऑप्शन डी करेक्ट है। तो काफी अच्छा सवाल है, ये इंजीनियरिंग में आया हुआ है, तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। तो फिर कुछ और क्वेश्चन देते हैं हम। हाँ विद्यार्थी, कुछ और क्वेश्चन देखा जाए। द ग्राफ इज ड्रॉन बिटवीन द अप्लाइड फोर्स F एंड द स्ट्रेन X फॉर ए थिन यूनिफॉर्म वायर
द वायर बिहेव्स एज ए लिक्विड इन द पार्ट। तो एक्स एक्सिस में स्ट्रेन को रिप्रेजेंट किया गया, वाई एक्सिस में अप्लाइंग फोर्स को। तो ये ए तक का ग्राफ जो है स्ट्रेस स्ट्रेन प्रोपोर्शनल होता है, ए को कहा जाता है प्रोपोर्शनल लिमिट, और ए से बी तक जो है प्रोपोर्शनल लिमिट तो नहीं होता है, लेकिन बी को कहा जाता है इलास्टिक लिमिट। मतलब बी तक का जो बिहेवियर होता है स्ट्रेस करने के बाद, स्ट्रेस फोर्स अगर हटा दें तो इनिशियल शेप एंड साइज में वापस आ जाता है। बी के बाद जो है वो लिक्विड की भांति फ्लो करने लगता है, मतलब उसमें स्ट्रेन बहुत ज्यादा हो जाता है। तो लिक्विड वाला केस यही बी सी होगा। द वायर बिहेव्स एज ए लिक्विड इन द पार्ट, तो वो पार्ट है क्या, बी सी। तो बी सी कहां है, ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी यहां पे करेक्ट होगा। क्वेश्चन अगला देखा जाए, द डायग्राम शोज स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन कर्व फॉर द मटेरियल ए एंड बी। तो इस ग्राफ में ग्राफ ए जो दर्शा रहा है वो प्लास्टिक रीजन इसमें बहुत ज्यादा है। तो प्लास्टिक रीजन ज्यादा है तो ये हो जाएगा डक्टाइल, और बी वाले में प्लास्टिक रीजन कम है तो हो जाएगा ब्रिटाइल। तो ऑप्शन बी देखा जाए, ए इज डक्टाइल एंड बी इज ब्रिटाइल। तो ए वाले ग्राफ में प्लास्टिक रीजन बहुत ज्यादा है और बी वाले ग्राफ में प्लास्टिक रीजन कम है, तो इसलिए ऑप्शन बी यहां पे करेक्ट होगा। तो विद्यार्थी आप इसे कॉपी कर लीजिए। तो फिर एक और क्वेश्चन हम देते हैं। हाँ विद्यार्थी, आज का लास्ट क्वेश्चन देखा जाए। द डायग्राम shows the change x in the length of a thin uniform wire caused by the application of stress F at two different temperatures T1 and T2. The variation suggest that. तो विद्यार्थी जो कंसेप्ट है, अगर टेम्परेचर इंक्रीज करता है तो इलास्टिसिटी डिक्रीज करेगा, ये आपको जानना चाहिए। तो टेम्परेचर कम होगा तो स्ट्रेस का इफेक्ट ज्यादा होगा, स्ट्रेस का इफेक्ट ज्यादा होगा तो वेरिएशन ज्यादा शो करेगा। तो टेम्परेचर कम जो है आपका T1 है, T1 पर स्ट्रेस का इफेक्ट ज्यादा होगा तो स्ट्रेन ज्यादा होगा, उसमें वेरिएशन ज्यादा होगा। तो इस आधार पे आपका ऑप्शन ए करेक्ट है। तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। तो हाँ विद्यार्थी, आज बस इतना ही। आप मेहनत से पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।